नमस्ते, जय हिंद प्यारे बच्चों। मिशन 100 में 100 के एक नए वीडियो लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के एक नए चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद पॉलिनॉमियल का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम क्लास 10 के पहले चैप्टर जिसका नाम था वास्तविक संख्याओं को 5 वीडियो लेक्चर के माध्यम से अच्छे से पढ़ चुके थे, जिसका वीडियो लिंक इसी वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज बिना देरी किए हुए हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ते हैं। चलिए, हमको पढ़ना क्या है? बहुपद पॉलिनॉमियल। देखिए, बहुपद पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ें जानना होगा चर के बारे में। चर क्या होता है? चर अचर और गुणांक और कह लीजिए घात के बारे में जानना। 4 चीज़ों को जानना जरूरी है। ये चीज़ें हम जान जाएंगे, मतलब चर, अचर, गुणांक और घात, ये चीज़ें जान जाएंगे तब हम लोग बहुपद को अच्छे से समझ पाएंगे, बहुपद के डिफिनीशन को हम लोग समझ पाएंगे। देखिए, चर क्या होता है? चर को सामान्यतः हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। अचर को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट्स। गुणांक को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट्स। घात को हम लोग बोलते हैं डिग्री। देखिए क्या हो वेरिएबल। चर क्या होता है? चर उसको कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है। अचर का मतलब जिसका मान नहीं बदलता, वो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। जैसे हम 2 कह लीजिए तो 2 है तो 2 है, 2 तो 3 हो नहीं जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नियत है। हम लोग अगर यक्स लिख दें तो इसको कहते हैं वेरिएबल। चर कहेंगे क्योंकि यक्स का मान, अगर हम चर कह दिए, इसको यक्स को कह दिए चर है तो चर कह दिए, इसका मतलब इसका मान कंडीशन के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। जैसे हमारी उम्र यक्स है तो ये चर हुई, क्योंकि उम्र हमेशा कंडीशन के अनुसार बढ़ती जाती है। आयत की लंबाई हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। बढ़ा देंगे तो क्षेत्रफल ज़्यादा मिलेगा, घटा देंगे तो क्षेत्रफल कम मिलेगा। यानी कि परिवर्तन होते रहे तो उसको हम लोग चर कहते हैं। और जिसमें परिवर्तन हो न, एकदम फिक्स हो, उसको कहते हैं अचर कहते हैं। जैसे कोई संख्या है 2 है तो वो अचर है, 2 है तो 2 है। लेकिन अगर यक्स लिख दिए तो यक्स का मतलब होता है वेरिएबल, चेंजेबल, परिवर्तनशील। इन जनरल सामान्यतः मैथमेटिक्स में हम लोग चर को यक्स, वाई, जेड, टी, यू, भी इत्यादि अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं कि गणित में इन जनरल सामान्यतः जब भी चर को लिखना होगा तो या तो यक्स ले लेंगे, या तो वाई ले लेंगे, या तो जेड ले लेंगे, या तो टी ले लेंगे, या तो यू ले लेंगे, या तो भी ले लेंगे। यही शब्द, यही लेटर चर के रूप में क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। अगर यक्स मिल जाए, टी मिल जाए, यू मिल जाए, भी मिल जाए तो तुरंत कह लीजिएगा कि वो चर है, यानी वो परिवर्तनशील है। अब कहते हैं, अगर कहीं क्वेश्चन में सवाल लगाते समय या बुक्स पढ़ते समय कहीं आपको दिखे ए, बी, सी, डी, ई इत्यादि लेटर, तो इसको आप तुरंत समझिएगा अचर है। अचर है मतलब फिक्स है, जिसका मान हम कभी नहीं बदल सकते। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लगाते समय, किताब पढ़ते समय कहीं भी यक्स आए, वाई आए, जेड आए तो तुरंत मान लीजिएगा यह परिवर्तनशील है, वेरिएबल है, चर है। ए, बी, सी, डी, ई आ जाए तो इसको आप मानिएगा कांस्टेंट है। अब देखिए, अब इसको मिटाते हैं। अब मान लीजिए कोई चर एक ले लेते हैं, कोई चर ले लीजिए यक्स। इस यक्स के साथ ए कोई अचर, यक्स क्या है? चर है। ए क्या है? अचर है। इस चर के साथ अगर अचर का गुणा कर देंगे तो इस अचर को हम लोग कहेंगे गुणांक। किसका? यक्स का। यानी ए क्या है? ए चर यक्स का
गुणांक है। अब देखिए यक्स के पावर 1 है तो हम कहेंगे 1 घात है, मतलब चर पर 1 घात है। कल के हम यक्स के पावर 2 लिख दें तो हम कहेंगे कि चर यक्स का 2 घात है। 2 घात के आगे भी अगर कोई 2 संख्या लिख दें तो 2, मतलब यहाँ a लिखा था तो a को इस चर यक्स का गुणांक कहते थे। यहाँ यक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, यक्स स्क्वायर है। यक्स स्क्वायर के साथ 2 कोई क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 को क्या कहेंगे, यक्स स्क्वायर का गुणांक कहेंगे। 2 को चर यक्स स्क्वायर का गुणांक कहेंगे। उम्मीद है आप लोग चर, अचर और घात के बारे में और गुणांक के बारे में समझ चुके होंगे। कोई चर लिखा हो, चर के साथ कोई संख्या लिख दिया गया, संख्या के रूप में मान लीजिए a लिखा गया, a की जगह आप 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ 3x भी लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे कि a या 3x का गुणांक है। यहाँ 2 क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक है। यक्स के पावर अगर 4 लिख देंगे, यक्स के ऊपर 4 लिख देंगे तो 4 को यक्स का घात कहेंगे। और इसी के साथ अगर हम 10 गुणा कर दें तो 10 को यक्स का पावर 4, मतलब यक्स के घाते 4 का गुणांक कहेंगे। चर के बारे में समझ गए, अचर के बारे में समझ गए, गुणांक के बारे में समझ गए, घात के बारे में समझ गए। अगर इतना चीज समझ में आ गया तो अब हम लोग बहुपद की डिफिनीशन को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए बहुपद की परिभाषा लिख लीजिए। अब चर, अचर, ये बहुपद, चर, अचर, गुणांक, चर, अचर, गुणांक तथा घात के रूप में बीज गणितीय, ये गणितीय लिखा है, बीज गणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, चर भी हो, अचर भी हो, गुणांक भी हो तथा घात भी हो, इसके रूप में बीज गणितीय व्यंजक, व्यंजक का मतलब सब इकट्ठा रूप में हो, गुणा के रूप में, घात के रूप में, गुणांक के रूप में। बीज गणितीय का मतलब होता है प्लस माइनस के द्वारा अलग अलग करके लिखे गए हो। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये क्या है, बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि देखिए इसमें सब कुछ है, गुणांक भी है, चर भी है, घात भी है और बीज गणितीय, ये देखिए बीज गणितीय चिन्ह है, इसको कहते हैं बीज गणितीय चिन्ह। तो बीज गणितीय चिन्ह के साथ व्यंजक है, मतलब इकट्ठा रूप है, तो इसी को कहते हैं बहुपद है। ठीक, चर, अचर, गुणांक और घात के रूप में बीज गणितीय। बीज गणितीय का मतलब होता है प्लस के द्वारा, कल के द्वारा ऐसे भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। बीज गणितीय का मतलब होता है प्लस के द्वारा या माइनस के द्वारा, इनको मतलब चर को गुणांक के साथ अलग करके लिखा गया हो, तो ये पूरे सम्मिलित रूप को व्यंजक कहते हैं। और ये जो प्लस होता है जिसके द्वारा इनको अलग किया गया है उसको कहते हैं बीज गणितीय, मतलब बीज गणितीय साइन, चिन्ह, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो ये सब क्या हो गए, बहुपद हो गया, बहुपद हो गया। अगर हम लिख दें 2x तो ये भी बहुपद है। अगर हम लिख दें केवल माइनस 3x प्लस 2 तो ये भी एक बहुपद है। क्योंकि देखिए चर मिल गया, अचर मिल गया, गुणांक मिल गया, कुछ भी मिल गया, चर, अचर, गुणांक तथा घात के रूप में बीजगणितीय व्यंजक, मतलब ये कॉम्बिनेशन, मतलब इकट्ठा रूप मिल गया प्लस और माइनस के द्वारा अलग अलग कर करके, तो इसी को हम लोग कहते हैं बहुपद कहते हैं। अब बहुपद किसको नहीं कहते हैं ये जानना है। अगर
देखिए बीजगणितीय बहुपद किसको नहीं कहते हैं। देखिए किसी भी व्यंजक को बहुपद होने के लिए शर्त ये होनी चाहिए, पहला चीज घात जो होता है हमेशा ऋणोत्तर, ऋणोत्तर, ऋणोत्तर मतलब धनात्मक, ऋणोत्तर के मतलब वह ऋण से इतर मतलब धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। कभी भी अगर घात माइनस में दिख जाए तो तुरंत उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पे, अगर हम कह दिए कि 2x के पावर -1 प्लस 3x² प्लस 5, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं बहुपद? क्योंकि यहाँ पर घात क्या है? माइनस है। जबकि बहुपद होने के लिए किसी भी गणितीय व्यंजक को बहुपद होने के लिए घात हमेशा धनात्मक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है, इसको मिटाते हैं। पहला कंडीशन ये है कि बहुपद कोई भी गणितीय व्यंजक बहुपद कब होगा? जब इसकी घात हमेशा धनात्मक हो, ये बहुपद नहीं होगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है, इसको मिटाते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि कोई बहुपद कोई चर भिन्न हर के रूप में ना हो, हर के रूप में ना हो। ऐसा होगा तो वो बहुपद नहीं। जैसे हम कह लीजिए 1/x, ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/x का मतलब x पावर -1, x पर -1 अभी हम बताएं कि -1 हो जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। अगर हम यहाँ लिख दें 1/2x + 1 तो ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे लिख दें 1/3x² प्लस 7x + 6 तो ये भी बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए चर वाला क्वांटिटी हर में नहीं होना चाहिए। मतलब अंश और हर में अगर कोई संख्या लिखा जाए तो हर वाले नीचे वाले पोर्शन में चर दिखना ही नहीं चाहिए, हमेशा वो ऊपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये नीचे होगा तो ऊपर जाएगा तो घात में माइनस दे देगा, माइनस दे दिया इसका मतलब वो बहुपद नहीं बनेगा। तो ये सब बहुपद नहीं है। कोई चर हर के रूप में न हो तब बहुपद होगा, अगर हर के रूप में हो जाए तो बहुपद नहीं होगा। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन ये है, बहुपद की घात भिन्न के रूप में ना हो, भिन्न के रूप में ना हो। मतलब केवल धनात्मक प्राकृतिक संख्या के रूप में हो और दूसरे रूप में ना हो तो उसको हम कहेंगे कि बहुपद है। जैसे हम लिख दें √x, तो इसका मतलब क्या हो गया? x के पावर 1/2, तो ये बहुपद नहीं है। कल के हम लिख दिए √x 1 + 3x² + 5, तो ये बहुपद नहीं है। क्योंकि यहाँ पे x का एक पावर क्या आ गया? 1/2, यानी इसको अगर दूसरे तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 1/2 प्लस 3x² + 5। अगर किसी भी चर का पावर भिन्न में आ जाए तो वो बहुपद नहीं होगा, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए केवल और केवल क्या होना चाहिए? उसका घात, चर में जो घात होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए, बस एक ही शर्त है। और ये गुणांक कुछ भी हो सकते हैं। यानी कि अगर बहुपद होने के लिए अगर एक लाइन में अगर शर्त लिखना हो तो चर की घात बहुपद होने की शर्त, बहुपद होने की शर्त ये है, केवल एक लाइन में लिखे तो चर की घात प्राकृतिक संख्या हो। गुणांक, चर का गुणांक वास्तविक संख्या हो।
कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर तो कुछ भी ले सकते हैं, यानी अब कुछ एग्जाम्पल बहुपद के ले लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पे 2x² प्लस 1/2x माइनस 3, ये क्या है? बहुपद है। ये देखिए -2 x पर -1 प्लस √2 x² प्लस 5, यहाँ लिख दिए √2 x के पावर 1 प्लस 5x प्लस 7, यहाँ लिख दिए √2, यहाँ लिख दीजिए 2x के पावर √2 प्लस 5x माइनस √2x। क्यों? इसमें कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है? देखिए क्या है, बहुपद होने के लिए केवल ये देखना है घात। घात देखिए यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यह बहुपद होगा। ये कुछ भी हो जाएगा, ये गुणांक जो होने चाहिए, वेरिएबल के गुणांक कुछ भी हो जाए, लेकिन घात हमेशा पॉजिटिव देखिए बस। यहाँ देखिए घात क्या हो गया? निगेटिव हो गया, तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए बस यही घात देखिए, एक है पॉजिटिव है, यहाँ भी एक है पॉजिटिव है, इसको मत देखिए, ये कुछ भी हो सकता है, ये बहुपद है। देखिए ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर घात जो है x के पावर √2 है, यानी ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। जबकि हम कहें x के पावर, मतलब x के पावर क्या होना चाहिए? केवल और केवल प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। x के पावर यहाँ अपरिमेय संख्या हो गया, ये भी बहुपद नहीं है। उम्मीद है कि बहुपद को अब आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। क्लास 9th में बहुपद एक चैप्टर के रूप में था, उसमें खूब अच्छे से आपको पढ़ाया गया होगा। अब हम लिखते हैं बहुपद को कैसे प्रदर्शित करते हैं। नोट में इसी में लिख सकते हैं, नोट किसी बहुपद को हम px के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, px के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम लिख दें 2x² प्लस 3x प्लस 6, ये कोई बहुपद है, तो इसका अगर नाम देना हो कि इसका नाम कैसे देंगे, तो इसको हम लोग px के द्वारा लिखेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। ये हो गया px। ये बहुपद है चर x में। ये क्या है? चर x में एक बहुपद है। अब देखिए बहुपद के पद क्या होते हैं। अब यहीं पे हम समझ लेते हैं बहुपद के पद। देखिए कोई भी बहुपद प्लस या माइनस के द्वारा जितने भागों में बटा होता है, उतने भाग को हम लोग बहुपद के पद कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए px कोई बहुपद है, 2x² माइनस 3x प्लस 6। देखिए माइनस ये प्लस के द्वारा 3 भागों में बटा है। देखिए 3 भाग में बट गया, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। तो ये बहुपद के कितने पद हैं? 3 पद वाला बहुपद है, 3 पद वाला बहुपद है। यहाँ पे देखिए मान लीजिए कोई बहुपद p1x है, p1x है। अगर मान लीजिए इसको लिख दिए -3x³ प्लस √2x पर 5 प्लस 7x प्लस 17x²। ठीक, बस इतने लिखिए। यहाँ प्लस 20 लिख लीजिए। अब इसमें कितने पद हैं, इसका पद कैसे देखेंगे? वही चीज देखिए, चिन्ह के द्वारा कितने 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। चिन्ह के द्वारा, बीजी ऑपरेशन के द्वारा, बीजी संक्रियाओं मतलब प्लस या माइनस के द्वारा, यहाँ माइनस प्लस के द्वारा कितने भागों में बटा गए? 1 2 3 4 5।
ये 5 पद वाला बहुपद है, 5 पद वाला बहुपद है। ठीक, आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे तो शायद और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। बहुपद की घात, देखिए जैसे पहले अभी एग्जाम्पल देखते हैं। 2x है, यहाँ पर 3x² प्लस ये मान लीजिए P1x है, ये मान लीजिए P2x है, प्लस 4x प्लस 8। ठीक, अगर हम P3x लिखते हैं, हम देखें बहुपद को हमेशा Px से ही लिखेंगे, Px से लिखेंगे। चूंकि हम 3 बहुपद लिख रहे हैं तो P1x, P2x, P3x भी लिख सकते हैं। अगर हम लिख दें -3x² प्लस 7x/4 प्लस 8x³ प्लस 18x। अब हम पूछेंगे कि इस बहुपद की घात कितना है। इस बहुपद की घात कितना, इस बहुपद की घात कितना। तो हम लोग घात चेक करने के लिए देखते हैं कि वेरिएबल मतलब चर, ये बहुपद किस में, चर x में बहुपद है। चर x में अधिकतम घात क्या है। देखिए यहाँ अधिकतम घात 1 है, तो 1 घात वाला बहुपद है। ये देखिए चर x में, देखिए चर x यहाँ भी है, चर x यहाँ भी है। यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पर 2 घात है। ये इस बहुपद की घात कितनी होगी, 2 होगी, घात 2 होगी। इस बहुपद की घात क्या होगी, 2 होगी। अब बताइए आप इस बहुपद की घात क्या होगी। ये इस बहुपद की घात ये होगी। देखिए चर x यहाँ 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 है। अब देखेंगे किस चर की घात अधिकतम है। तो देखिए चर x की घात अधिकतम क्या है, 4 है। तो इसकी घात क्या होगी, 3 होगी। यानी कि इस बहुपद की घात, इस बहुपद की घात क्या होगी, 4 होगी, 4 होगी। यानी हम ये कह सकते हैं किसी चर x में बहुपद की अधिकतम घात को ही हम बहुपद की घात कहते हैं। अब इसको लिख लेते हैं। किसी चर x में चर x की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। ठीक, ये बहुपद की घात की परिभाषा। किसी चर x में चर x की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, थ्री x4 प्लस 4x³ प्लस 5x5 प्लस 7, इसको मान लीजिए px है। हम अभी बताएं किसी भी चर x में बहुपद को हम लोग px के लिखते हैं। तो इस बहुपद की घात क्या है, बहुपद px, बहुपद px की घात क्या हो जाएगा, चर x की अधिकतम घात। देखिए चर x में 4 3 5, चर x की अधिकतम घात 5 है, तो इस बहुपद की घात हम लोग 5 कहेंगे। इसी प्रकार से अगर हम लिख दें, केवल लिख दें 3 भी एक बहुपद है। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 बराबर 3x0 लिख सकते हैं। यानी कि px बराबर 3 यानी 3x0 कह लेंगे। तो यहाँ चर x की अधिकतम घात क्या है, 0 है। तो बहुपद यहाँ बहुपद की घात, यहाँ बहुपद की घात 0 है, 0 है। यहाँ से निष्कर्ष निकलता है ये कि किसी भी कांस्टेंट टर्म की, अचर पद की घात 0 होती है। देखिए ये 3 क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है, तो इसका घात क्या आया, 0 आया।
क्योंकि 3 को हम 3x0 के रूप में लिख सकते हैं, यानी x चर का पावर कितना हो गया, चर का पावर अधिकतम 0 हो गया तो वही उसका घात होता है। तो यहाँ से आप नोट में लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद आप नोट में लिखिए, किसी अचर बहुपद की घात 0 होता है। अब यहाँ एक चीज आ रहा होगा, अचर बहुपद किसे कहते हैं। अचर बहुपद का मतलब ये होता है जिसमें चर हो ही नहीं, उसको कहते हैं अचर बहुपद। जैसे एग्जाम्पल px बराबर हम लिख दें केवल 3, तो क्या हो गया, अचर बहुपद हो गया। अचर बहुपद इसलिए क्योंकि इसमें चर है ही नहीं, फिर भी हम px बराबर 3 को हम लोग 3x0 लिख सकते हैं, यानी कि अब x की मतलब चर की अधिकतम घात 0 मिल गया। इसका मतलब ये हो गया कि px बराबर 3 की घात 0 हो गई है। ठीक, तो यहाँ नोट करिएगा, किसी अचर बहुपद, अचर बहुपद का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर हो ही नहीं, जैसे px बराबर 3, या दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं p1x लिख लीजिए, p1x लिख लीजिए। यहाँ पे कोई जनरल टर्म ले लीजिए, a ले लीजिए, तो a क्या है, कोई अचर टर्म है, तो इसका घात क्या हो गया, घात बराबर 0 हो गया, क्योंकि a को हम लोग ax0 लिख सकते हैं। तो इसको उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं बहुपद की घात, और आगे कुछ और देखते हैं। देखिए हम अभी ये पढ़ चुके कौन बीजगणितीय व्यंजक नहीं है। अभी हम वह बीजी व्यंजक जिसका घात ऋणात्मक संख्या हो, वो कौन बीजगणितीय व्यंजक बहुपद नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, कौन बीजगणितीय व्यंजक, यहाँ पे एक शब्द रहेगा बहुपद नहीं है, यहाँ होना चाहिए। कौन बीजगणितीय व्यंजक बहुपद नहीं है, वह बीजी व्यंजक जिसका घात ऋणात्मक संख्या हो बहुपद नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, हालांकि इसको हम बता चुके हैं पहले, लेकिन फिर भी अगर समझना हो, अगर कोई बीजी व्यंजक मान लीजिए px हो, अगर 3x के पावर -2 प्लस 4x प्लस 5 हो, ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसका घात क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया। वह पद जो किसी चर से विभाजित हो, जैसे हम कोई बहुपद मान लीजिए p3x, मान लीजिए p1x लिखते हैं, ये कह रहा है कि अगर ये बहुपद में कोई पद जो चर से विभाजित हो तो 4x की होगा, तो ये भी बहुपद नहीं है। ये कह रहा है कि वह पद, ये पहला पद चर x से विभाजित हो गया, इसलिए बहुपद नहीं है। यानी कि अगर विभाजन में मतलब हर में कोई चर आ जाए तो वो बहुपद नहीं बनाता है। तीसरा, चौथा सी वाला, वह बीजी व्यंजक जिसका घात कोई भिन्नात्मक संख्या हो। घात के लिए हम अभी बताएं, मान लीजिए p2x है, हम घात के लिए हम बताए हैं कि घात केवल और केवल प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या के अलावा भिन्नात्मक संख्या आ गया, अपरिमेय संख्या आ गया, ऋणात्मक संख्या आ गया, तो वह बहुपद नहीं बनाएगा। जैसे हम लिख दें 3x के पावर 1/2, या ऐसे लिख दीजिए प्लस 3x, ये बहुपद नहीं बनाएगा, क्योंकि इसका घात 1/2 आ गया, कोई भिन्नात्मक संख्या आ गया। अगर हम लिख दें यहाँ पे √x, तो इसका मतलब क्या होगा, x का पावर 1/2, ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि x के पावर 1/2 आ गया, जो कि एक भिन्न संख्या है, जबकि बहुपद को होने के लिए x के पावर यानी कि चर के पावर केवल और केवल प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। यहाँ क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया, तो यह बहुपद नहीं है। तो कौन बीजगणितीय व्यंजक बहुपद नहीं है, उसका ये सब कंडीशंस है। वह बीजी व्यंजक जिसका घात ऋणात्मक संख्या हो, घात ऋणात्मक संख्या मिले तो तुरंत बहुपद नहीं होगा। अगर कोई भी पद
किसी चर के द्वारा विभाजित होगा तो बहुपद नहीं होगा। वह बीजीय व्यंजक जिसका घात कोई भिन्नात्मक संख्या आ जाए, मतलब कह लीजिए कि यक्स में कोई पावर के रूप में मिल जाए, भिन्न के रूप में मिल जाए, तो वो क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। बहुपद, हालांकि ये पहले हम बता चुके थे। अब आगे देखते हैं। पदों की संख्या के अनुसार बहुपद के प्रकार। देखिए, पदों की संख्या के आधार पे अभी हम बताएं, यदि कोई बहुपद प्लस या माइनस के द्वारा जितने भागों में विभाजित होता है उतने भाग को उस बहुपद का पद कहते हैं। तो एक पदी बहुपद कौन होता है? जैसे एक पदी बहुपद, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद, बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो, एक पद हो, उसको हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे सब लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 2x लिख लीजिए, 3x² लिख लीजिए, 4x³ लिख लीजिए, एंड सो ऑन। केवल और केवल एक ही पद मिले तो उसको हम कहते हैं एक पदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसको एक पदी बहुपद कहते हैं। चाहे तो आप लिख सकते हैं। देखिए, केवल और केवल एक ही पद मिला ना, हालांकि ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट मतलब नियत बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है जिसमें चर नहीं होता है। 2x 3x²। अब देखिए द्विपदी बहुपद, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो, जिसमें पदों की संख्या 2 हो, उसको हम लोग कहते हैं द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद मतलब एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहें लिख लीजिए, 2x² + 3x³ - 5 ax + b -7x + 18। ये क्या है? देखिए, यहाँ पे एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 उसको द्विपदी बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार से ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो, जिसमें पदों की संख्या 3 हो, उसको हम लोग त्रिपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल आप यही लिख सकते हैं, ax² + bx + c लिख सकते हैं। देखिए, एक पद ये हो गया, एक पद, द्विपद, 3 पद। हालांकि a का मान कुछ भी हो सकता है, b का मान कुछ भी हो सकता है, c का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक, जैसे और लिख सकते हैं -√2x4 + 4x³ + 18। देखिए क्या 3 पदी बहुपद है, 1 2 3। तो ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो 3 पदी बहुपद कहलाता है। इसी प्रकार से चतुर्थ पदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 4 हो, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 4 हो 4 पदी बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं इसको, ax4 + bx³ + cx² + d। देखिए क्या है, 1 2 3 4, ये 4 पदी बहुपद या चतुर्थ पदी बहुपद कहलाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं -3x² + 4x³ + 7x + 18। ये क्या 4 पदी बहुपद है। पदों की संख्या के अनुसार बहुपद के नाम
यदि एक पद हो किसी बहुपद में तो एक पदी बहुपद, यदि किसी बहुपद में दो पद हो तो द्विपदी बहुपद, यदि किसी बहुपद में तीन पद हो तो तीन पदी बहुपद, यदि किसी बहुपद में चार पद है तो चार पदी बहुपद। इसी प्रकार से यदि किसी बहुपद में n+1 पद है तो n+1 पदी बहुपद कहलाते हैं। इसको हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए घात के अनुसार बहुपद के प्रकार, घात के अनुसार बहुपद के अनुसार। अभी हम लोग केवल पद के अनुसार पढ़े थे, अब घात के अनुसार पढ़ेंगे। तो रैखिक बहुपद, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए रैखिक बहुपद उस बहुपद के कहते हैं जिसमें बहुपद की अधिकतम घात एक मिले। तो रैखिक बहुपद को लिख सकते हैं आप ऐसा बहुपद जिसकी घात एक होती है उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल 2x 3x + 2 -3x + 4 इत्यादि। इसमें क्या देख रहे हैं? बहुपद की घात एक है। क्यों? क्योंकि चर x में अधिकतम घात एक ही मिल रही, तो ऐसे बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद का सामान्य रूप, व्यापक रूप क्या होता है? इसको थोड़ा रेखी बहुपद का व्यापक रूप मतलब जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ax + b होता है, जहां a ≠ 0। देखिए रेखीय बहुपद के व्यापक रूप ये होता है ax + b, जहाँ a 0 नहीं, अगर a 0 हो जाएगा तो एक घातीय बहुपद बनेगा ही नहीं। तो पक्का है कि a को 0 नहीं होना चाहिए, नहीं 0 हो गया तो ये 0 होने की वजह से x कैंसिल हो जाएगा, तो केवल कांस्टेंट बचेगा तो वो रेखीय बहुपद ही नहीं बनेगा। रेखीय बहुपद बनने के लिए चर x का एक घात होना जरूरी है, इसमें तो चर x है ही नहीं। या कह सकते हैं कि चर x ऐसे है, उसका घात 0 है, तो जब घात 0 वाला बहुपद मिलेगा तो रेखीय नहीं होगा। रेखीय बहुपद होने के लिए चर x का एक घात होना जरूरी है। एक घात तभी होगा जब a 0 नहीं होगा। a 0 हो गया तो 0 होने से यहो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो एक घातीय बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल मिलेगा ही नहीं। अब अगला देखते हैं, द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, बस इतना लिख दिए। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो उसको द्विघाती बहुपद या क्वाड्रेटिक
पॉलिनॉमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख लीजिए 2x² लिख लीजिए, या लिख लीजिए 2x² प्लस 5x प्लस 3 लिख लीजिए। इसी प्रकार से और लिख सकते हैं। तो ये एक प्रकार का ऐसा बहुपद है जिसके घात क्या है, 2 है, क्योंकि चर x में अधिकतम घात 2 ही मिल रहा है। अब यहाँ लिखेंगे द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप ये होगा ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a 0 नहीं होना चाहिए। देखिए द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a 0 नहीं होगा, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा तो एक घाती बनेगा, जबकि हमको क्या चाहिए, द्विघाती चाहिए। तो द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप यही होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल, CUBIC, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो, हम लोग कहेंगे उसको त्रिघाती बहुपद या क्यूबिक पॉलिनॉमियल कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख लीजिए। अगर हम लिख दें 3x3, बस ये क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद हो गया, क्योंकि चर x में अधिकतम घात 3 मिल गई। 3x³ का आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0x² प्लस 0x प्लस 0, 3x। आप इसको 3x² को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है, त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि चर x में अधिकतम घात 3 मिलेगी, इसलिए इसको कहते हैं त्रिघाती बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। -√2x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 5, ये क्या है, त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि बहुपद के चर x की अधिकतम घात 3 मिल रही है। अब हम लिखेंगे त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप कुछ नहीं, बस वही तो लिखना है जैसे अभी लिखते आए हैं। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a ≠ 0 होना चाहिए, जहाँ a ≠ 0 होना चाहिए, क्योंकि a 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो फिर त्रिघाती ना होकर 2 घाती हो जाएगा। तो ये त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप है। अब यहाँ a b c d कोई वास्तविक संख्या ले सकते हो स्वेच्छा से। आप a का मान, b का मान, c का मान, d का मान बदलते जाइए, बहुत सारे त्रिघाती बहुपद मिलेंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं चतुर्थ घाती बहुपद। इसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। बाई क्वाड्रेटिक, QUADRATIC पॉलिनॉमियल। या इसी को कहते हैं क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल, QUADRIC, क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 4 हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात 4 हो, की घात 4 हो,
हम लोग कहते हैं चतुर्थघाती बहुपद। जैसे एग्जाम्पल में बस वही लिख लीजिए कोई 4x³ प्लस 7x² प्लस 8x/4 प्लस 14 प्लस 6x। देख लीजिए ये क्या है, चतुर्थघाती बहुपद है। क्यों? क्योंकि चर x के अधिकतम घात कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। देख लीजिए चर x का अधिकतम घात कोई जरूरी नहीं है कि शुरू में ही मिल जाए या लास्ट में मिल जाए, बीच में भी हो सकता है। तो उसको हम लोग को ध्यान से देखना है कि नहीं शुरू में केवल देखेंगे तो कहेंगे त्रिघाती बहुपद है, तो पूरे पद को हम ध्यान से देखेंगे तभी डिसाइड करेंगे कि ये चतुर्थघाती बहुपद है या कोई अन्य बहुपद है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चर x की अधिकतम घात 4 है, इसलिए क्या है, चतुर्थ घात बहुपद है। चतुर्थ घात बहुपद। अब चतुर्थ घात बहुपद का व्यापक रूप, चतुर्थ घात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, कुछ नहीं, ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस d, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। ये चतुर्थघात बहुपद का व्यापक रूप है ax4 bx³ प्लस cx² प्लस d, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि a 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाने के कारण ये केवल 3 घाती बहुपद बनेगा। तो चतुर्थघाती बहुपद होने के लिए a का 0 होना जरूरी नहीं है, मतलब a 0 नहीं होना चाहिए। अब a b c d का मान बदल बदल के बहुत सारे चतुर्थघाती बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम चतुर्थघात बहुपद के आगे हम लोग n घात बहुपद ही पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। देखिए n घात बहुपद का व्यापक रूप, देखिए ये इंपॉर्टेंट। अगर n घात बहुपद का व्यापक रूप हम जान के तो 1 घात का भी जान जाएंगे, 2 घात के भी जान जाएंगे, 10 घात का भी जान जाएंगे, 15 घात का भी जान जाएंगे। यदि px कोई n घात का बहुपद हो तो px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस anxn, जहाँ या तो आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो या आप वैसे भी लिख सकते हो। आप चाहे घात के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए या घात के घटते हुए क्रम में लिखिए। anxn लिख लीजिए पहले, फिर लिख लीजिए an-1 x पर n-1 प्लस an-2 x के पावर n-2 एंड सो ऑन, प्लस यहाँ लिखेंगे a0 प्लस a1x। यहाँ एक स्टेप और अगर इसमें आप लिखना चाहें, an-1 x पे n-1। देखिए इसको हम कहते हैं n घात बहुपद का व्यापक रूप, जहां शर्त देना पड़ेगा, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है तथा a0 a1 a2 a3
an -1 an बहुपद के गुणांक कहलाते हैं, बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। देखिए ध्यान से, ये क्या है, px बराबर, देखिए ये x के बढ़ते हुए घात में लिखा गया है, ये क्या लिखा गया, x के घटते हुए घात के क्रम में लिखा गया है। ठीक, तो ये n घात बहुपद का व्यापक रूप है। ध्यान दीजिएगा, a0 a1 a2 a3 an-1 an क्या है, बहुपद के गुणांक हैं, और n जो है हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगा। तो हम ये जो लिखा गया है इसको हम कहते हैं n घात बहुपद का व्यापक रूप। इसमें पदों की संख्या कितनी है, n घात, ये में पदों की संख्या, अगर हम कहेंगे इसमें पदों की संख्या, अगर इसमें हम, या दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, बस अंतर क्या है, इसमें x के घात के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, मतलब आरोही क्रम में, और x के घात का घटता हुआ क्रम लिखा गया, मतलब अवरोही क्रम लिखा है। देखिए यहाँ n लिखा गया है, यहाँ n-1, फिर इसमें से एक घटा के n-2 लिखा गया है। अब इसमें पदों की संख्या देखिए कितनी है, a0 a1, a1 से an तक, a1 से करें a2 लिखें a3 लिखें तो n तक जाएंगे तो n पद तो यही हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक n पद हो गया, एक पद ये भी है। तो पदों की संख्या अगर हम कहें, अगर हम पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे पदों की संख्या बराबर n+1 होगी, दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। तो ये जो n घात बहुपद का व्यापक रूप है, n+1 पदों वाला बहुपद है, तो इसी को हम कहते हैं n घात बहुपद का व्यापक रूप। आप इसको n घात का है 10 घात में लिखना हो मान लीजिए, तो कैसे लिखेंगे अभी हम बता रहे हैं। इसको एक स्लाइड लेते हैं, पहले इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, फिर एक एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं। अगर हमको देखिए, अभी हम लिखे हैं px n घात के बहुपद को a0 + a1 x + a2 x² + a3 x³ + an xn लिखें। ये n घात वाला बहुपद n+1 पदों में है। अगर हम लिखें 10 घात वाला बहुपद, 10 घात वाला बहुपद, तो मान लीजिए कि p1x 10 घात वाला बहुपद है, तो इसको कैसे लिखेंगे, a0 + a1x + a2x² + a3x³ + a4x4 + a5x5 + a6x6 + a7x6 + a8x8 + a9x9 + a10x10। देखिए n घात था, n घात का बहुपद था, तो a0 से स्टार्ट किए थे an तक गए थे, n घात का था। अब यहाँ 10 घात वाला लिखे हैं तो a0 से स्टार्ट करेंगे a10 तक जाएंगे। देखिए n घात वाला बहुपद था तो a0 से स्टार्ट किए थे an तक गए थे। अभी 10 घात वाला बहुपद लिखना है तो a0 से स्टार्ट करेंगे a10 तक जाएंगे। इसी तरह अगर हम लिखना हो 5 घात वाला बहुपद, ये 10 घात वाला बहुपद था, अगर हम 5 घात वाला बहुपद लिखना हो तो क्या लिखेंगे, a0 से स्टार्ट करेंगे a1x + a2x² + a3x³ + a4x4 + a5x5। ये 5 घात वाला बहुपद हो गया, जिसमें पदों की संख्या 6 है, पदों की संख्या 6 है।
ध्यान दीजिएगा, ये n घात वाला बहुपद है, यहाँ पदों की संख्या बराबर n+1 है। देखिए एक हम इसके पहले बताए हैं, यहाँ 10 घात वाला बहुपद है तो यहाँ पदों की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। यहाँ पदों की संख्या क्या है? पदों की संख्या 11 है। तो ये ध्यान देना है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग बहुपद के मान तथा शून्यक पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से ध्यान दीजिए। अब देखिए पहले तो हम समझ लेते हैं, मान लीजिए पहले एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए px बराबर x+2 कोई बहुपद है। कैसा बहुपद है? रेखीय बहुपद है, क्योंकि x में एक घात है। कितने पदों वाला बहुपद है? 2 पदों वाला बहुपद है। ठीक, अगर हम x बराबर 2 रखें तो P2 x बराबर 2 रखें तो P2 बराबर क्या होगा? x की जगह 2 + 2 बराबर 4, यानी P2 बराबर 4 बहुपद का मान हो गया, बहुपद का मान होगा। x बराबर 2 रखें तो x की जगह 2 रखेंगे तो P2 बराबर x की जगह 2 रखें 2 + 2 बराबर 4, यानी P2 बराबर 4 बहुपद का मान होगा। x बराबर 2 पर बहुपद का मान P2 बराबर 4 होगा। फिर एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। x+1 है, इसको मान लीजिए px है, तो x बराबर 1 पर बहुपद का मान को हम क्या लिखें? x बराबर 1 पर बहुपद के मान को हम P1 द्वारा लिखेंगे, P1 द्वारा लिखेंगे। x बराबर 1 पर अगर बहुपद का मान निकालना हो तो x की जगह 1 लिखेंगे तो P1 द्वारा लिखेंगे, यानी x बराबर 1 पर बहुपद का मान P1 होगा तथा P1 क्या होगा? P1 बराबर क्या होगा? x की जगह 1 रख दो, 1 + 1 बराबर 2। ये हो गया बहुपद का मान। लेकिन अगर हम x बराबर -1 पर बहुपद का मान निकालें तो क्या होगा? P-1। x बराबर -1 पर बहुपद का मान P-1 होगा, और होगा क्या? P-1 बराबर x की जगह -1 + 1 बराबर 0। अगर x बराबर 1 रखने पर px यानी बहुपद का मान 0 आ जाता है, तो -1 को इस बहुपद का शून्यक कहते हैं। शून्यक कहेंगे या मूल कहेंगे या मान कहेंगे। समझ में आ गया? तो फिर से अब इसको हम लिख लेते हैं, बहुपद का मान क्या होता है, फिर उसका एग्जाम्पल देते हैं, फिर आगे बहुपद का शून्यक बताते हैं। फिर से अगर समझना हो तो अगर px बराबर x+1 कोई बहुपद है, तो x बराबर 1 पर px का मान लिखना हो तो P1 लिखेंगे, और P1 आएगा क्या? P1 बराबर आएगा x बराबर 1 + 1 बराबर 2। लेकिन अगर x बराबर -1 रखने पर P-1 0 आ गया, जो कि आएगा, तो -1 को हम इस बहुपद का शून्यक या बहुपद का मूल कहते हैं, बहुपद के मान। तो इसको पहले लिख लीजिए, यदि px कोई बहुपद हो तो x बराबर अल्फा रखने पर p अल्फा को बहुपद का मान कहते हैं।
उदाहरण px बराबर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, ठीक। तो x बराबर 3 रखो, x बराबर 3 रखने पर P3 x बराबर 3 रखने पर P3 को हम बहुपद x बराबर 3 रखने पर बहुपद के मान को P3 से लिखेंगे तथा P3 बराबर निकालेंगे कैसे, तथा P3 बराबर होगा क्या, x के जब 3 रखे तो यहाँ पे रखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 5 गुणित 3 प्लस 6, यानी ये हो जाएगा 9 प्लस 15 प्लस 6, 9 6 15 15 30, यानी 30, यानी कि P3 बराबर 30, यानी बहुपद का मान x बराबर 3 पर क्या आएगा, 30 आएगा। इसी को हम लोग बहुपद का मान कहते हैं। समझ में आ गया होगा। और अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल लेना हो, जैसे अब यहीं पे x बराबर -3 रखने पर x बराबर -3 रखने पर बहुपद के मान को हम लोग P-3 से लिखेंगे तथा P-3 बराबर क्या आएगा, अब P-3 बराबर क्या आएगा, P-3 आएगा तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 -3 प्लस 6, यहाँ -3 के स्क्वायर करेंगे 9, यहाँ करेंगे गुणा करेंगे तो आ जाएगा -15, ये प्लस 6, ये आ जाएगा 0। तो x बराबर -3 रखने पर P-3 यानी बहुपद का मान P-3 बराबर 0 आ गया, तब हम कहेंगे कि -3 इस बहुपद Px का शून्यक है या मूल है। अतः x बराबर -3 को हम बहुपद का शून्यक या मूल कहेंगे, ठीक। अब फिर देखते हैं, अब इसके आगे हम देखेंगे बहुपद के शून्यक। देखिए बहुपद के शून्यक अभी हम बताएं, फिर से बता दे रहे हैं, पहले लिख लेते हैं। यदि Px कोई पॉलिनॉमियल हो, Px कोई बहुपद हो तो यदि x बराबर अल्फा रखने पर P अल्फा का मान शून्य आए तो अल्फा को बहुपद Px का शून्यक या मूल कहते हैं। जीरोर्थ आर रूट, शून्यक को हम लोग बोलते हैं जीरोर्थ, GERO, जीरोर्थ या रूट्स। तो ध्यान दीजिए, जीरोर्थ या रूट्स। यदि Px कोई बहुपद हो और यदि x बराबर अल्फा रखने पर P अल्फा का मान 0 आए तो अल्फा को बहुपद Px का शून्यक या मूल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए,
पी एक्स बराबर मान लीजिए यक्स प्लस 3 है, यक्स बराबर -3 रखने पर पी -3, देखिए यक्स बराबर -3 रख दिए, यहाँ आ गया -3 + 3 बराबर 0, अतः -3 बहुपद पी एक्स का शून्यक या मूल कहलाएगा। ठीक, इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर हम यहाँ लिख लें अगर कोई पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर ले लें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स बराबर -2 रखने पर p -2 निकालिए, p -2 या -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6 बराबर निकालेंगे 4 -10 प्लस 6 बराबर 0। अतः देखिए x बराबर -2 रखने पर p -2 बराबर 0 आ गया, अतः x बराबर -2 बहुपद px मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का शून्यक या मूल होगा। इसी तरह आप और भी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि क्लास 9 में बहुत अच्छे से दिया गया है। अब हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट्स में ये थोड़ा सा चैप्टर से ही संबंधित है जो आपके लिए जरूरी है। किसी बहुपद में एक से अधिक चर भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे चर यक्स में कोई बहुपद, तो ऐसा नहीं है कि एक बहुपद में केवल एक ही चर हो सकता है। अगर हम कोई ऐसे लिख दें इसको जैसे 3x + 2y, तो ये भी एक घाती बहुपद कहलाएगा चर x तथा y में। इसको चाहे तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं pxy बराबर चर x तथा y में, ये चर x तथा y में एक घाती बहुपद है, एक घाती बहुपद है। तो ऐसा नहीं है कि जो भी बहुपद हम लिखें केवल चर x के ही एक ही चर हो सकता है, उस बहुपद में एक से अधिक चर भी हो सकते हैं। तो वही चीज़ ये बताया है। ये देखिए आपको समझने के लिए केवल बता रहे हैं, ये उतना इम्पॉर्टेंस नहीं है आपके एग्जाम की दृष्टि से। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। अब देखिए कह रहा है कि दो बहुपद का योगफल अंतर गुणनफल एक बहुपद ही होते हैं, किंतु भागफल बहुपद भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी दो बहुपद ले लीजिए, 2x ले लीजिए, 3x² ले लीजिए। इसको जब जोड़ेंगे, एक बहुपद ये हो गया, एक बहुपद ये हो गया, इसको आप जोड़ेंगे तो फिर एक बहुपद ही मिलेगा। अगर इसको घटाएंगे तो भी एक बहुपद मिलेगा, इसको गुणा करेंगे तो भी एक बहुपद मिलेगा। लेकिन गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6x³ आएगा, तो ये भी एक बहुपद मिल गया। और इसको जोड़ते हैं तो भी एक बहुपद मिलता। लेकिन देखिए 2x में 3x² का भाग दे दिए, 2x में 3x² का भाग दे दिए, क्या आ गया 2/3x। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, जो चर आ गया भिन्न के रूप में, मतलब हर के रूप में आ गया, तो ये बहुपद नहीं देगा। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2/3x⁻⁻1, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि दो बहुपदों का योगफल अंतर और गुणनफल बहुपद तो होगा, लेकिन भागफल बहुपद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ तो नहीं हुआ, अब ये कह रहा हो भी सकता है, तो हो कब सकता है,
जब ऊपर घात अधिक हो नीचे घात कम हो, ऊपर से कम घात हो तो ये क्या आ जाएगा 3/2 तो ये बहुपद हो गया। यानी दो बहुपद का भाग बहुपद हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बहुपद कब होगा? जब ऊपर वाली बहुपद का घात अधिक हो और नीचे वाली बहुपद का घात कम हो। यहाँ पर देखिए ऊपर वाले बहुपद का घात कम था, नीचे वाले बहुपद का घात अधिक था, तो ऐसी स्थिति में बहुपद नहीं बनेगा। और ऊपर वाली घात अधिक नीचे वाली घात कम होगा तो बहुपद बन जाएगा। यही से कह रहा है कि दो बहुपद का योगफल अंतर और गुणनफल बहुपद हो जाएगा, किंतु भागफल बहुपद होगा जरूरी नहीं है। देखिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट था इसलिए इसको बताना जरूरी था, बाकी आपके एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। देखिए शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती। अब हम ये जानते हैं कि शून्य बहुपद किसे कहते हैं। शून्य बहुपद ऐसे बहुपद को शून्य बहुपद कहते हैं जिसमें सभी गुणांक शून्य हो जाए। यानी अगर हम लिख दें, जैसे हम लिखें ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसमें गुणांक क्या है? a है, b है, c है, d है। a बराबर b बराबर c बराबर d सभी जीरो हो जाए तो सभी जीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। तो ऐसे बहुपद को हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक, तो शून्य बहुपद किसे कहते हैं? जब ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो जाए। मान लीजिए बहुपद है कोई 3 घातीय बहुपद है, इसके सभी गुणांक क्या है? a है, b है, c है, d है, सब जीरो हो गए तो पूरा बहुपद जीरो हो गया। तो ऐसे बहुपद को शून्य बहुपद कहते हैं। तो शून्य बहुपद जब मिल गया तो शून्य बहुपद में क्या कोई घात मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती। बहुपद की घात ज्ञात करने से पहले बहुपद में चर राशि की घातों का क्रम आरोही या अवरोही क्रम में होना जरूरी है। देखिए ये कह रहा है कि जब भी हम बहुपद की घात ज्ञात करने जाएं तो हम ध्यान देंगे कि बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेंगे। जैसे अगर हम लिखा है 3x³ प्लस 4x4 प्लस 7x1 प्लस 10, तो इसका हमको घात निकालने चलना है। तो सबसे पहले हम बड़ी घात वाला लिखेंगे 4x4, उसके बाद उससे छोटी घात लिखेंगे, फिर उससे छोटी घात लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटी घात लिखेंगे। इससे 3 से छोटी घात 2 है ही नहीं तो उसको नहीं लिखेंगे। तो जब ऐसा लिख लेंगे तभी इसका हम लोग बहुपद की घात ज्ञात करेंगे। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 4। या तो इसको ये क्या है? अवरोही क्रम में, मतलब घात के घटते हुए क्रम में लिखा गया। हो सकता है कि घात के घटते हुए क्रम में भी लिखा जा सकता है। जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 प्लस 7x1 प्लस 3x³ प्लस 4x4। यही कह रहा है कि जब भी बहुपद की घात निकालने जाएं तो चर x की घात को चाहे बढ़ते हुए क्रम में यानी आरोही क्रम में या घटते हुए क्रम यानी अवरोही क्रम में लिखेंगे, उसके बाद ही हम बहुपद की घात ज्ञात करेंगे। यानी कि इसको जब हम घात के बढ़ते हुए क्रम में लिख लिए तो बहुपद की घात क्या मिलेगी? 4 मिलेगी। जब हम बढ़ते हुए घात में लिखेंगे तो लास्ट वाले से ही पता चलेगा कि बहुपद की घात क्या होगी। जब घात को घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो पहले ही पद से मिल जाएगा कि हमको बहुपद की घात क्या होगी। तो वो यही चीज लिखा है। प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होती है। अभी हम क्या कह रहे हैं? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद मतलब 0x। अब यहां पे कोई भी संख्या लिखेंगे हमेशा शून्य आएगा। यहां पर कोई भी वास्तविक संख्या लिखेंगे हमेशा शून्य आएगा। यानी कि सारे वास्तविक, अभी शून्य क्या होता है? किसी, ये क्या है? ये px है, ये शून्य बहुपद है। शून्य बहुपद में यहाँ x है। x शून्य बहुपद का हम क्या कहें? अभी शून्य बहुपद की क्या परिभाषा है?
शून्य बहुपद की परिभाषा ये है कि यक्स रहेगा, यहाँ वाला गुणांक क्या होगा, 0 होगा, गुणांक जो होगा 0 होगा, तो शून्य बहुपद बनेगा। अब यक्स का मान चाहे जो भी रखिए, कोई भी वास्तविक संख्या रखिए, वास्तविक संख्या रखिए, चूंकि ये 0 है ना तो सबके लिए 0 देगा, यानी सभी वास्तविक संख्याएं शून्य बहुपद का शून्यक या मूल होंगी। अगला देखिए, प्रत्येक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। कोई भी द्विघात का बहुपद है तो 2 शून्यक पक्का मिलेंगे, हो सकता है एक भी मिले, जैसे यहाँ पर लिख लीजिए x² + 1 - 2x, ये कोई बहुपद है तो क्या होगा x - 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ बहुपद यहाँ बहुपद के शून्यक 1 मिलेगा, चूँकि 1 बराबर रखने पे 0 दे देगा, तो इस बहुपद के शून्यक 1 ही मिला, हालांकि ये 2 घात है, तो 2 घात का शून्यक अधिक से अधिक 2 मिलेगा, हो सकता है 1 भी मिल जाए, ये कह रहा है अधिक से अधिक 2 शून्यक या मूल मिलेंगे। ठीक, द्विघात बहुपद ऐसे भी होते हैं जिनके शून्यक वास्तविक संख्या होते ही नहीं है। इसको जब भी हल करेंगे आप कभी भी वास्तविक संख्या नहीं प्राप्त करेंगे, बल्कि एक इमेजिनरी नंबर मिलेगा। इसको हम लोग साधारण गुणनखंड विधि से इसका शून्यक निकाल भी नहीं सकते। इसका शून्यक निकालने के लिए हम श्रीधराचार्य फार्मूला का यूज करते हैं, जो कि इस प्रकार है, -b ± b² - 4ac/2a। इस फार्मूला से निकालेंगे तो यक्स का मान आएगा निगेटिव ऑफ रूट आएगा, यानी एक काल्पनिक संख्या आएगा, वास्तविक संख्या नहीं आएगा। तो यही कह रहा है कि द्विघात बहुपद ऐसे भी होते हैं जिनका शून्यक वास्तविक संख्या नहीं होते, बल्कि काल्पनिक संख्या भी हो सकते हैं। n घात के बहुपद में अधिक से अधिक n मूल या शून्यक हो सकते हैं। कह रहा है कि n घात के बहुपद में अधिक से अधिक n मूल मिलेंगे, n शून्यक मिलेंगे। जैसे 2 घात का बहुपद था तो अधिक से अधिक 2 मूल या 2 शून्यक मिले थे। 3 घात का बहुपद होगा तो अधिक से अधिक 3 मूल या 3 शून्यक मिलेंगे। इसी तरह n घात का बहुपद है तो अधिक से अधिक n मूल या n शून्यक मिलेंगे। एक शून्यक अचर बहुपद कोई भी शून्यक नहीं रखता है। अगर कोई अचर बहुपद ले लिए, 2 क्या है, अचर बहुपद है, जिसमें कोई चर ना हो उसको हम अचर बहुपद कहेंगे। इसमें शून्यक कोई मिलेगा, इसमें चूंकि चर टर्म है ही नहीं तो कोई भी शून्यक नहीं रखेगा, यानी कि कोई भी यक्स यहाँ रख दें ये कभी भी 0 नहीं होगा। शून्यक क्या होता है, यहाँ हालांकि यक्स है, यक्स इस टाइप का है, यहाँ पे यक्स का मान कुछ भी रख दीजिए कभी भी शून्य नहीं देगा, यानी ये क्या है, अचर बहुपद है। क्या, कौन सा बहुपद है, अचर बहुपद है। तो अचर बहुपद में यक्स का मान चाहे जो भी रख दीजिए कभी शून्य नहीं मिलेगा, यानी इसका शून्यक कभी मिलेगा ही नहीं, इसका मूल मिलेगा ही नहीं, यानी कि एक शून्यक अचर बहुपद कोई भी शून्यक नहीं रखता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, बच्चों, प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए। थोड़ा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में, अपने सहपाठियों में, अपने क्लासमेट में इसको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अधिक से अधिक लाभ मिल सके और हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ सके। धन्यवाद।